नमस्कार साथियों। अगर आप एक बीएलओ है, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, और भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आप प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हैं तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना। और आपके लिए स्पेशल बनाया गया है और कुछ सूचनात्मक वीडियो है जो आप सबके लिए ज़रूरी भी है और आवश्यक भी है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बीएलओ से संबंधित कई वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दरअसल बीएलओ किसे बनाया जाना चाहिए भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, और किसे बनाया जाता है अगर आप एक शिक्षक बीएलओ हैं, क्योंकि अधिकांशतः बीएलओ का कार्यभार शिक्षक को ही दिया जाता है। और अभी जब हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में कई बीएलओ साथी हैं जिन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी घर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी बीएलओ कार्यभार के कारण, और जिसके चलते आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि वास्तव में बीएलओ किसे बनाया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षक को एक अतिरिक्त कार्य के रूप में क्यों दिया जाता है, और भारत निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है उसकी संबंध हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या माना है एक बीएलओ की नियुक्ति को लेकर। तो ये है आदेश भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड, दिल्ली, और ये आदेश है 3 नवंबर 2010 का। और इसके अंतर्गत दरअसल ये पत्र लिखा गया है और सचिव के माध्यम से, और लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और इसका विषय दिया गया है बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में। मतलब बूथ लेवल अधिकारी किसे नियुक्त किया जाए, इसको स्पष्टीकरण के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है कि 26 अक्टूबर 2010 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में अन्य विषयों के अतिरिक्त बीएलओ की प्रतिनियुक्ति के विषय पर भी विस्तार से विमर्श हुआ। ठीक है, उसके बाद यह पाया गया है कि आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एक बीएलओ को मात्र एक भाग की निर्वाचक सूची के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। और कभी कभी क्या होता है कि एक निर्वाचक नामावली के अलावा दूसरी का भी कार्यभार उन्हें दिया जाता है, जो स्पष्टतः निर्वाचन आयोग के अनुसार सही नहीं है। उसके बाद में अभी भी कई बीएलओ एक से अधिक मतदान केंद्रों के प्रभार में हैं। इस संबंध में आयोग ने निर्देश दिया है कि अविलंब बीएलओ के रूप में और अन्य और कर्मियों की सेवाएं प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए, ताकि एक बीएलओ सिर्फ एक भाग के प्रभार में रह जाए। और आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि बीएलओ सरकारी सेवक होने चाहिए जो अपने प्रभार से संबंधित भाग की निर्वाचक सूची में स्वयं भी निबंधित हों। ठीक है, और ये बात कही गई है कि आप जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र का बीएलओ बना रहे हो उस निर्वाचन क्षेत्र की या फिर उस निर्वाचक नामावली में उसका नाम भी संबंधित सूची में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कुछ बातें कही गई है कि एक सरकारी कर्मचारी के रूप में शिक्षक के अतिरिक्त किसे बीएलओ बनाया जाना चाहिए। मतलब शिक्षक को तो एक व्यवस्था के तौर पर शिक्षक को नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त इन्हें बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप शिक्षक को एक बीएलओ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था भी वहां पर बाधित होती है। तो ऐसी स्थिति में इनके अलावा आप इन कार्मिकों को बीएलओ बना सकते हो, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कर्मचारी अमीन लेखपाल, पंचायत सचिव, जन सेवक, विद्युत विपत्र रीडर, डाकिया, एएनएम, स्वास्थ्य कर्मी, संविदा पर नियुक्त शिक्षक, नगर निगम के संग्रहकर्ता और शहरी क्षेत्र में लिपिक, इन सबको बीएलओ के रूप में कार्यभार दिया जा सकता है। यानी कि शिक्षक के अलावा इनको दिया जाए तो शिक्षा व्यवस्था बाधित नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अर्ध सरकारी कार्मिकों को बीएलओ के रूप में प्रतिनियुक्ति करते समय पूरी सावधानी बरतें। मतलब अगर किसी व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति जो संविदा पर है तो उन्हें लगाने से पहले ये सावधानी अवश्य बरतें, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। अगर आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं तो ये एक सूचनात्मक वीडियो था जिसके माध्यम से इस भ्रम को न फैलाया जाए कि शिक्षक को ही बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जाए, बल्कि अन्य कार्मिक जो ऊपर बताए गए हैं उन्हें भी बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं बाधित न हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।